डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार क्या है। पहला टॉपिक है शब्द विचार के अंतर्गत शब्द। शब्द यानी इंग्लिश में बोले तो वर्ड। एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी एक से अधिक वर्ण यानी एक से अधिक वर्णों का समूह यानी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम में होती है। वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम से होती है। यानी कि हम वर्णों को फिक्स आकार में ही रखें या फिक्स तरीके से ही रखें तभी शब्द बनेंगे, नहीं तो शब्द नहीं बनेंगे। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, कि वर्ण इस प्रकार से मिले जो एक अर्थ देते हो, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम से शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ निकल कर है कमल यानी एक फूल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इनको शब्द को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। क प्लस म प्लस ल कमल बराबर कमल। पुनः क्रम बदलने पर, कि क्रम यानी इनको इधर से उधर करने पर इनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे क प्लस ल प्लस म बराबर कलम। कलम यानी अभी अर्थ दे रहा है पेन, पेन का अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार पुनः क्रम बदलने पर, यानी फिर हम इनका इधर उधर इनको कर दें तो इनका फिर अर्थ बदल जाता है। जैसे म प्लस ल प्लस क मलक। ऐसे वर्णों का क्रम इधर उधर करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। कमल तथा कलम दोनों का ही अपना अपना निश्चित अर्थ है, अतः ये दोनों ही शब्द हैं। जबकि मलक का कोई अर्थ नहीं है, अतः इसे शब्द नहीं कह सकते। यानी जिन वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है और वह शब्द अर्थ देता है, उसे ही हम शब्द कह सकते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। वर्ण विचार का दूसरा टॉपिक है पद। पद किसे कहते हैं या पद क्या होता है। जब कोई शब्द व्याकरण के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। यानी कि जब हम किसी शब्द को उठाकर वाक्य के अंदर रख देते हैं तब वह पद कहलाने लग जाता है। और इसमें किसके नियम लगते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार, तब वह पद कहलाता है। किसी सार्थक वर्ण समूह का जब वाक्य में प्रयोग नहीं होता तो वह शब्द कहलाता है। यानी कि यदि हम सार्थक वर्ण समूह का अगर वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, यानी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, तब वह शब्द कहलाएगा। और वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह पद कहलाता है। और उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वह पद कहलाएगा। जैसे कमल व पत्र दोनों शब्द हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर कमल पत्र लिखता है, मैं कमल पत्र लिखता तथा है, सभी पद कहलाएंगे। यानी इसके अंदर कमल पत्र लिखता तथा है ये सभी वाक्य में प्रयोग होने के बाद क्या कहलाएंगे, पद कहलाने लग जाएंगे। अगला टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। यानी शब्दों को किस प्रकार बांटा गया है, उनको किस प्रकार इकट्ठा किया गया है। हिंदी के शब्दों को 4 आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यानी कि 4 आधार हैं और इनको अलग अलग वर्गों यानी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आए, कहाँ से इनका स्रोत क्या है। तीसरा प्रकार है रचना के आधार पर, कि हमने शब्दों का निर्माण रचना यानी होता है इनका निर्माण किस तरीके से किया, उपसर्ग विधि से किया, संधि से किया, समास से किया आदि। प्रयोग के आधार पर, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उस आधार पर
इनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के अंतर्गत पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो शब्द अर्थ देता है उसके आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, यानी कि जो शब्द अर्थ देते हैं उन्हें स प्लस अर्थक, यानी जो शब्द अर्थ देते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, रोटी, पानी, ये सभी शब्द अपने अपने अर्थ दे रहे हैं। चाय होता है पेय पदार्थ, रोटी होती है खाद्य पदार्थ, पानी पेय पदार्थ। इसी प्रकार ये अपने अपने अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार है ख निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वाय, बोटी, वाणी इत्यादि। इन सभी शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, यानी यह शब्द अपना स्वयं का कोई भी अर्थ नहीं रखते। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी भाषा में सार्थक शब्दों पर ही ध्यान दिया जाता है, निरर्थक शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर चार भागों में विभाजित किया जाता है, यानी शब्दों को जो शब्द अर्थ देते हैं उसके आधार पर उन्हें चार भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, यानी वह शब्द जो अपना स्वयं का एक ही अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक प्लस अर्थी, एक ही अर्थ देने वाले शब्द। इसके उदाहरण है मकान, गणित, इतिहास इत्यादि। यह सभी शब्द अपना मकान यानी घर, इसके अलावा ये कोई भी और अर्थ नहीं देते। गणित, यह एक विषय के रूप में गणित के अलावा और इसमें कोई अर्थ नहीं आएगा। वैसे ही इतिहास एक ही होता है और इसके अलावा यह कोई भी अर्थ नहीं देगा, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, पत्र, हार, जल इत्यादि। इन सभी शब्दों के अनेक अर्थ हैं, जैसे कर यानी हाथ, कर यानी काम, कर यानी करना, पत्र यानी पत्ता, चिट्ठी, हार का होता है गले में पहनने वाला हार, पराजय, इसके लिए भी हार शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जल पानी का अर्थ देता है, नीर का अर्थ देता है, ऐसे इसलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का ज्ञान होता है, यानी यह शब्द एक से अधिक अर्थ के बारे में बताते हैं। जैसे कर, आत और टैक्स, पत्र यानी पत्ता और चिट्ठी, हार यानी पराजय और गले में पहनने वाला आभूषण, तथा जल का अर्थ है पानी और जल जाना, यानी आग के अंदर झुलस जाना। इसके अर्थ में जल का प्रयोग होता है। आइए अब जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला प्रकार है पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, यानी एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग प्रकार के शब्द उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे जल का अर्थ देने वाले नीर, अम्बु, तोय, तो इन सभी शब्दों को हम एक ही अर्थ देते हैं, इन सभी का मतलब होता है पर्याय, यानी इन सभी का मतलब होता है जल, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पर्यायवाची कहेंगे। जैसे भगवान, ईश, परमात्मा, इन सभी को हम ईश्वर कहते हैं। इन तीनों शब्दों में एक ही अर्थ व्यक्त होता है ईश्वर, तो हम ईश्वर का अर्थ देने वाले अनेक शब्दों को, यानी अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। दूसरा है विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी वह शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ या विरोधी अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे भाई और बहन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक, अनेक, तेज, धीमा, सुख, दुख, ये सभी शब्द एक दूसरे से उल्टे हैं, विपरीत हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है कि इनके उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए, उसके हिसाब से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उसके अंतर्गत पहला है तत्सम शब्द। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, यानी हिंदी भाषा संस्कृत से निकलकर आई है। अतः संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं वह हिंदी भाषा में वैसे की वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के उन शब्दों को जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कब्ज, कवि, आचार्य आदि। उत्पत्ति के आधार पर अगला प्रकार है तद्भव शब्द। वे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं, यानी वह शब्द जो मूल रूप से यानी उनका जन्म तो संस्कृत भाषा में हुआ, परंतु थोड़े से परिवर्तन यानी कि थोड़े से बदलाव के साथ वह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इन्हीं को तद्भव शब्द कहा जाता है जो परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रात, क्रम, आग आदि। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।